नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं। ये छोटा सा आर्टिकल है प्रोटेस्ट करने से संबंधित। इसमें भी कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, बट दो इश्यूज हम अलग से दूसरे न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। एक शेड्यूल 6 से संबंधित, अरुणाचल प्रदेश में कुछ सेक्शंस मांग कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को शेड्यूल 6 में डाला जाए। और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टबल बर्निंग से संबंधित, क्योंकि देखो इस बार स्टबल बर्निंग पर रोक नहीं लगी। पंजाब हरियाणा में जो क्रॉप रेजिड्यूज जलाए जाते हैं उन पर रोक नहीं लगी, तो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा और पोल्यूशन बढ़ने से लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कोविड-19 भी लंग्स पर बुरा प्रभाव डालता है, तो डेथ्स जो हैं कोविड-19 की वजह से ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस इशू को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में डाले जाने की डिमांड से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूज़ की। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सेक्शंस ये डिमांड कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को भी शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। अभी देखो, अरुणाचल प्रदेश ना तो शेड्यूल 5 में आता है ना ही शेड्यूल 6 में आता है। यहाँ पर वैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन क्या है? देखो, ये द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू अपने आर्टिकल में लिखता है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग भूटान, चाइना एंड म्यांमार कम्स अंडर 5th शेड्यूल, बट बाकी किसी भी जगह पे जो लिस्ट है 5th शेड्यूल में आने वाले स्टेट्स की, उनमें अरुणाचल प्रदेश का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। समझ गए? मतलब कहने का ये है, द हिंदू ने तो बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश 5th शेड्यूल में आता है, बट आप हर जगह देखोगे उस लिस्ट को कि कौन से स्टेट्स 5th शेड्यूल में आते हैं, उनमें अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं देखने को मिलता है। जैसे आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें आंध्र प्रदेश तो अब 2 स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लेकिन फिर भी टोटल 10 स्टेट्स हो जाते हैं जो 5th शेड्यूल में आते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्या द हिंदू के द्वारा गलती की गई? खैर, आर्टिकल में कहा जाता है, अभी देखो अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये इनर लाइन सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा देखो नाम से ही पता लगता है, इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंतर्गत जो एरियाज आते हैं ना, वहाँ पर बाहर के लोगों को जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है और फॉरेनर्स को तो स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। अगर हम भूटान के सिटीजन्स को छोड़ दें, बाकी फॉरेनर्स अगर इनर लाइन परमिट वाले एरियाज में एंटर करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से स्पेशल परमिट लेने की आवश्यकता होती है। उस परमिट को कहा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। समझ गए ना? मतलब अगर देखो आप भारत के नागरिक हो, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हो, आपको अगर अरुणाचल प्रदेश में विजिट करना है तो परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। लेकिन कोई दूसरे देश का नागरिक है भूटान को छोड़ के, और वो अगर अरुणाचल प्रदेश में विजिट करना चाहता है तो उसे तो स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये कब आया था? ये परमिट सिस्टम देखो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 की सहायता से। उस समय ब्रिटिशर्स का मकसद ये था कि कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे रिसोर्स अच्छे हैं, खास करके फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनको वो आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा ना, तब बाकी जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, यानी ब्रिटिश एरियाज में रहने वाले जो नागरिक हैं, वो उन एरियाज में ना आ सकें। जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाज पर ये एक्ट लागू किया गया था, तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे भारत के जो दूसरे लोग हैं वो इन एरियाज में ना आएँ, ताकि हम आसानी से इन एरियाज को एक्सप्लॉइट कर सकें। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो एक्ट में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स नाम हुआ करता था उसे रिप्लेस कर दिया गया सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब ये सिस्टम तो कंटिन्यू किया गया। उस समय ये सोचा गया
कि इन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि बाहर के लोग आके इनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें। इसलिए इस एक्ट को कंटिन्यू किया जाए और ये एक्ट आज भी कंटिन्यू है। खैर, ये तो हमने बात की इनर लाइन परमिट सिस्टम की। अरुणाचल प्रदेश जो है अभी इनर लाइन परमिट सिस्टम में आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। लेकिन अब आते हैं मेन इशू पर। मांग जो चल रही है वो ये चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में डाला जाए। अब क्वेश्चन उठता है, ये 6th शेड्यूल आखिरकार है क्या, और मांग आखिरकार कर क्यों रही हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कि अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में डाला जाए, इससे फायदा क्या होगा। देखो, संविधान का जो 6th शेड्यूल है वो पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा 1949 में। 6th शेड्यूल में जो एरियाज आते हैं वहां पर उन एरियाज को ऑटोनॉमी देने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का निर्माण किया जा सकता है। मकसद ये था कि 6th शेड्यूल में जो एरियाज आते हैं वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। अभी तक देखो 4 जो स्टेट्स हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इन 4 राज्यों में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इस्टेब्लिश की गई हैं। ये नाम हैं उन 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के। हमारे संविधान के आर्टिकल 244 सेक्शन 2 और आर्टिकल 275 सेक्शन 1 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रोविजन किया गया है, उल्लेख मिलता है। मकसद देखो, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को इस्टेब्लिश करने का यही है, ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और वैसे क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि इन स्टेट्स में कुछ इलाकों में जो ट्राइब्स हैं वो अभी बाकी लोगों से पूरी तरह से घुली मिली नहीं है। उनके बाकी लोगों का जो जीने का तौर तरीका है या फिर वे ऑफ लाइफ है, उनको एसिमुलेट नहीं किया गया है ट्राइब्स के द्वारा इन एरियाज में। तो ये एक क्राइटेरिया है कि इन एरियाज को शेड्यूल 6 में डाला गया है और यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का निर्माण किया गया है। होता क्या है, देखो, जो एरियाज 6th शेड्यूल में आते हैं वहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने की, रीऑर्गेनाइज करने की। और अगर मान लीजिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कई ट्राइब्स रहती हैं तो ये गवर्नर की मर्जी है, गवर्नर चाहे तो उस डिस्ट्रिक्ट को कई सारे अलग अलग ऑटोनोमस रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। मान लीजिए ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, कई सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो गवर्नर चाहे तो उस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कंपोजिशन की। इसमें देखो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 तो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बाकी 26 को इलेक्ट किया जाता है अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। टर्म कितनी होती है मेंबर्स की? जो 4 मेंबर्स होते हैं वो तो देखो ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर की प्लेजर हो, और बाकी ये 26 जो मेंबर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। इसके अलावा हर एक ऑटोनोमस रीजन में एक अलग से रीजनल काउंसिल का निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद बात आती है काउंसिल के पावर्स की। काउंसिल के पास पावर होती है, इसीलिए तो मांग की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के कुछ सेक्शंस के द्वारा कि भैया हमें भी 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो क्वेश्चन उठता है, क्या पावर्स होती हैं? देखो, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं ना, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पर कानून बना सकती हैं, जैसे लैंड्स, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स इत्यादि। बट कानून बनने से पहले गवर्नर की एसेंट लेना जरूरी होती है। इसके बाद बात करें विलेज काउंसिल्स की। देखो, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर रीजनल काउंसिल्स, ये चाहे तो अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन में विलेज काउंसिल का निर्माण कर सकती हैं, विलेज काउंसिल को गठित कर सकती हैं, या फिर कोर्ट ऑफ ट्रायल को गठित कर सकती हैं। किस लिए? ट्राइब्स के बीच में देखो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए, फिर से बोलता हूं, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर रीजनल काउंसिल्स अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन में विलेज काउंसिल्स को गठित कर सकती हैं, ताकि ट्राइब्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट जा सकता है इन विलेज काउंसिल्स के पास।
और हाई कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन होगी इन सूट्स या फिर इन केसेस के ऊपर, ये स्पेसिफाई किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं, ये देखो प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, इन सब सब्जेक्ट्स को, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास ये भी पावर होती है कि मनी लैंडिंग या फिर ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स को कंट्रोल करने की। बट ये जब रेगुलेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, तो पहले गवर्नर की एसेंट लेना जरूरी होता है। सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स के पास पावर होती है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की, लैंड रेवेन्यू को एसेस करने की, या फिर कुछ स्पेसिफाइड टैक्स को इम्पोज करने की। तो ये हमने बात की कि जो एरियाज 6 शेड्यूल में आते हैं वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है और क्या क्या पावर्स होती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास। लेकिन देखो कुछ इश्यूज भी होते हैं। सबसे पहला इशू है पावर ऑफ गवर्नर और ऑटोनोमस काउंसिल्स। जैसा हमने डिस्कस किया, कानून बनाने के लिए गवर्नर की एसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताया गया है कि गवर्नर को कब तक एसेंट देनी होती है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के द्वारा कानून तो बना दिया जाता है, बट बहुत समय तक गवर्नर जो है अपनी एसेंट ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट इशू है इशू अवर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। काफी बार देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच विवाद पैदा हो जाता है। गवर्नर कहते हैं इस इशू पर मेरी स्टैंप लगना जरूरी है, यानी फाइनल मर्जी मेरी चलेगी, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये मानना होता है कि इस सब्जेक्ट को लेके आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो आवश्यकता ये है गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है इन एरियाज में गवर्नेंस को लेके वो कोडिफाई होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इवन कस्टमरी लॉज का भी कोडिफिकेशन नहीं है प्रॉपर। जो कस्टमरी लॉज होते हैं उनको देखो कोडिफाई करने की आवश्यकता है। कस्टमरी लॉज मतलब ट्राइब्स की काफ़ी लंबे समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो उनके परंपरागत कानून हैं, समझ गए। जैसे देखो एक तो वो कानून है जो संविधान ने बनाए हैं, ये तो लॉज हैं, लेकिन अब कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं वो सदियों से कुछ कानूनों को फॉलो करती आ रही होती हैं, वो चीज़ें उनके कस्टम्स में शामिल होती हैं। तो कस्टमरी लॉज जो हैं कई ट्राइब्स के वो कोडिफाई नहीं होते, तो उनका भी कोडिफिकेशन होना चाहिए ताकि ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये भी इशू है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। देखो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण तो है, 4 स्टेट्स में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और काफ़ी सारी पावर्स भी दी गई हैं, बट ये जो काउंसिल्स हैं ना, ये कंसल्ट नहीं करती प्लानिंग प्रोफेशनल्स के साथ में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से प्लान नहीं हो पाते। काफ़ी बार तो बिना फाइनेंशियल कंसिडरेशन के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया जाता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। अगर ये काउंसिल्स अच्छे से कंसल्ट करें प्रोफेशनल्स के साथ तो ये बेहतर ढंग से ऑटोनोमस एरियाज को गवर्न कर सकती हैं। नेक्स्ट इशू है इशू ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। देखो ये जो काउंसिल्स हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी फंड्स के लिए, या फिर कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी स्पेशल पैकेज दे दिया जाता है। लेकिन जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत्स या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ को डिवोल्व करने फंड्स डिवोल्व करने से संबंधित रिकमेंडेशंस देता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन रेगुलर रिकमेंडेशन नहीं देता है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को फंड्स प्रोवाइड करने से संबंधित। तो दिक्कत आती है। ये जो एरियाज़ है ना पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर और कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभार स्पेशल पैकेज देता है। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रिवेलेंट करप्शन। इन काउंसिल्स में करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, फंड्स का मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की कुछ इश्यूज़ की। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। जो एरियाज शेड्यूल 6 में आते हैं वहाँ पर इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स को क्रिएट किया जाए और ये भी इंश्योर किया जाए ये इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स अकाउंटेबल हों ग्राम सभा के प्रति। ग्राम सभा का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये गांव है
गांव में जितने भी वोटर्स हैं, मतलब जितने भी इलेक्टोरेट्स हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है ग्राम सभा। ग्राम सभा को रिकॉग्नाइज किया जाए लॉ के अंतर्गत, और ये भी स्पेसिफाई किया जाए कि ग्राम सभा की पावर्स क्या होंगी, ग्राम सभा के फंक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन एरियाज़ में जो शेड्यूल 6 में आते हैं। वुमेन और दूसरे जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में इंश्योर किया जाए। ऐसे ना हो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ना हो या फिर दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन ना हो, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के द्वारा, उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ प्रोग्राम्स में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया शेड्यूल 6 से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। देखो, पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिला होगा, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में खास करके एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। धुएं का एक बादल टाइप आ जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन एक मुख्य रीज़न है नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स के द्वारा जो स्टबल जलाया जाता है। स्टबल मतलब जैसे देखो, खरीफ की फसल में पैडी उगाया गया है किसानों के द्वारा। पैडी मतलब राइस। जब राइस को काटा जाता है मशीन से, तो लास्ट में छोटा सा जो पार्ट है वो बच जाता है। इसे आप क्रॉप रेजिड्यू बोल सकते हो कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग तो हो गई है, पीछे थोड़ा सा पार्ट जो है वो बच गया है, इसे कहा जाता है स्टबल। अब होता क्या है, इस बचे हुए पार्ट को मैनुअली काटने के बजाय किसान क्या करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं ताकि जो ये क्रॉप्स का बचा हुआ पार्ट है ये अपने आप खत्म हो जाए। इसे कहा जाता है स्टबल बर्निंग। किसान करते क्यों हैं ऐसा? देखो, एक रीजन तो यही बताया कि लेबर की बचत होती है। मैनुअली काटने के बजाय अगर स्टबल को जला दिया जाएगा, क्रॉप रेजिड्यू को जला दिया जाएगा, तो किसानों का थोड़ा पैसा बच जाएगा। इवन टाइम फैक्टर भी मैटर करता है इस इशू में। टाइम फैक्टर कैसे मैटर करता है? खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो टाइम होता है वो सिर्फ 15 दिनों के आसपास का होता है। तो जैसे ही पैडी की हार्वेस्टिंग की गई किसान के द्वारा, अगली फसल के लिए बीज बोने पड़ते हैं। अगर मैनुअली क्रॉप रेजिड्यूज को रिमूव किया जाएगा तो लंबा समय लग जाएगा, किसानों के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो क्विक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि जल्दी से जो क्रॉप रेजिड्यू है इसे जला दिया जाए। बट इसका नुकसान बहुत होता है। नुकसान ये होता है, क्रॉप रेजिड्यूज को जलाने से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो एमिट होते हैं और हवाओं के साथ में वो एनसीआर में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से एनसीआर में पोल्यूशन की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पूरा इशू है। अब हुआ क्या है, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर देखो इस साल भी नॉर्थ इंडिया में ये पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लंग्स प्रभावित होते हैं और कोविड-19 भी लंग्स को प्रभावित करता है। तो कोविड-19 की वजह से ज़्यादा डेथ्स होंगी अगर इस साल भी पोल्यूशन की समस्या बढ़ती है। 12 सितंबर को नासा के द्वारा कुछ इमेजेस जारी की गई अर्ली वार्निंग के तौर पे। इवन नासा की इमेजेस ने एग्जैक्ट लोकेशंस भी बताया कहाँ पर पोल्यूशन जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 22 सितंबर को EPCM यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अथॉरिटी के द्वारा भी चेतावनी दी गई कि भैया एक्शन ले लीजिए, अदरवाइज सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद अभी तक देखो कोई खास एक्शन लिया नहीं गया है और समय बीत रहा है। राइटर कहते हैं वैसे तो देखो ब्यूरोक्रेसी स्लो है, होती है, मतलब ब्यूरोक्रेसी स्लो, बट इतनी भी क्या स्लो होती है कि 12 सितंबर को वार्निंग दी गई, 20 सितंबर को वार्निंग दी गई और अब तो 10 अक्टूबर आ चुका है, अभी भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। इसके बाद देखो इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, प्री में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये जो EPCA कमेटी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद गठित की गई थी
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंतर्गत। ये सिर्फ एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या को टैकल करती है। एनसीआर में दिल्ली समेत आसपास के राज्यों के जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहाँ पर पोल्यूशन की समस्या को एड्रेस करना काम है ईपीसीए का। नेसेसरी स्टेप्स लेती है पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए, जैसे व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करना, फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर करवाना, इसके अलावा ट्रैफिक प्लानिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इनके लिए एक्शन को कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना। ये ईपीसीए बॉडी जो है ये देखो सू मोटो नोटिस भी लेती है पोल्यूशन से संबंधित इश्यू पर, और चाहे तो कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट भी कर सकता है इस बॉडी को। मेंस में काम नहीं आएगी, प्री में काम आएगी। देखो अब आते हैं इश्यूज विद स्टबल बर्निंग। एक इशू तो हमने वैसे सीधा सीधा डिस्कस किया कि पोल्यूशन की समस्या जो है वो बढ़ जाती है स्टबल बर्निंग से। इसके अलावा भी दूसरे इश्यूज होते हैं, जैसे सोइल फर्टिलिटी जो है वो प्रभावित होती है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, सोइल इरोजन देखने को मिलता है। इस प्रकार के काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं स्टबल बर्निंग से। ये देखो स्मोक एंड सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, सोइल इरोजन एंड सोइल हार्ड हो जाती है, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोइल में उनकी भी डेथ हो जाती है स्टबल बर्निंग की वजह से। इसके बाद राइटर एक इशू ये रेज करते हैं, जो ये बॉडी है अभी हमने डिस्कस की ईपीसीएम, इस बॉडी में ज़्यादा दम नहीं है। दम क्यों नहीं है? इस बॉडी में जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली के हैं सारे, बाकी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस बॉडी में। और मेंबर्स भी ऐसे ऐसे हैं जैसे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने विरोध किया था सरकार के उस फैसले का कि डीजल कार्स पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसे ऐसे मेंबर्स का। इवन इस कमेटी का जो मैंडेट है वो भी दिल्ली तक सीमित है, एनसीआर तक सीमित है, मतलब बाकी नॉर्थ इंडिया के दूसरे पार्ट्स पर इस बॉडी का मैंडेट नहीं है। अब चूंकि देखो किसान जो हैं जो स्टबल बर्निंग करते हैं वो पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, राजस्थान के होंगे, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं इस बॉडी में। तो ये जो बॉडी है ये पूरी पिक्चर को नहीं देख सकेगी, ये सिर्फ एनसीआर के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करेगी। तो इससे समस्या का हल नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया फार्मर्स की भी मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं? एक तो लेबर की बचत होती है, टाइम की बचत होती है स्टबल को जलाने से। इसके लिए देखो वैसे पंजाब का एक एक्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, किसान क्यों स्टबल बर्निंग करते हैं। पंजाब का एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए आप, पंजाब प्रिजर्वेशन समथिंग ऐसा कुछ एक्ट है। उस एक्ट के अनुसार प्रोविजन ये है कि पंजाब में जो किसान हैं वो 10 जून से पहले पैडी को उगाना स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब एक डेट रख दी गई है 10 जून, इससे पहले आप पैडी को उगाना स्टार्ट नहीं कर सकते। सेम टू सेम जो कानून है वो हरियाणा के द्वारा भी फॉलो कर लिया गया है। अगर कोई किसान ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर क्या हो सकता है, उस किसान पर फाइन लगाया जा सकता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो काटा जा सकता है। तो अब ज़्यादातर जो किसान हैं वो 10 जून के बाद ही पैडी उगाना स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में आया होगा कनेक्शन क्या है इससे पोल्यूशन का? कनेक्शन देखो ये है, अगर पैडी की खेती आप लेट स्टार्ट करोगे तो फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वीट की फसल उगाने के बीच में और पैडी की हार्वेस्टिंग के बीच में जो टाइम गैप है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसीलिए किसानों को फिर जल्दबाजी में वो स्टबल जो है वो जलाना पड़ता है, क्योंकि दो फसलों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पैडी को आपने लेट उगाया है। अब आपके मन में यूं आया होगा, अगर ऐसा है तो फिर पंजाब ये एक्ट लेके क्यों आया था, पंजाब प्रिजर्वेशन एक्ट ये वाला? इसका आंसर ये है, पंजाब में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो देखो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर किसान लेट पैडी की खेती स्टार्ट करेंगे, पैडी को उगाना स्टार्ट करेंगे, तो इतने तो मानसून आ जाएगा ना। 10 जून से तो मानसून आ ही जाता है पंजाब हरियाणा में। तो फिर ग्राउंड वाटर को कम यूटिलाइज किया जाएगा किसानों के द्वारा और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन बच जाएगा। ये सोच थी पंजाब सरकार की, मतलब इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन नतीजा जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन की समस्या पैदा हो गई है। अब बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो देखो सॉल्यूशन ये है हैप्पी सीडर मशीन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। हैप्पी सीडर मशीन क्या करता है, उन रेजिड्यूज को काट के
जो वीट के बीज हैं वो उगाए जा सकते हैं हैप्पी सीडर मशीन्स की सहायता से। बट हैप्पी सीडर मशीन्स जो हैं, ये वाली मशीन्स, ये देखो काफ़ी महंगी आती हैं। जो छोटे किसान हैं वो इन मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि सरकार सब्सिडी देती है, बट छोटे किसानों का शिकायत ये होती है, एक बार तो हमें पूरे पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद सब्सिडी मिलती है। बट हमारे पास इतना लिवरेज नहीं होता कि हम पहले पैसे दें पूरे के पूरे, बाद में सब्सिडी मिले। डर भी तो लगता है कि कहीं सरकार सब्सिडी दे ना दे, हम पैसे लगा बैठें। ये एक रीज़न है। वैसे सरकार ने और भी प्रयास किए हैं, जैसे कस्टम हायरिंग। फॉर एग्जाम्पल उबर ओला है, उसी प्रकार से इन हैप्पी सीडर मशीन्स को किराए पर लिया जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी प्रयास किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण हो जो किसानों को हैप्पी सीडर मशीन्स जो हैं वो किराए पे दें। बट बावजूद रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। अभी भी बहुत सारे किसान स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। तो कुछ और सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। देखो, ये जो क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं ना, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे पर्पजेस के लिए भी, जैसे फीडिंग लाइव स्टॉक, मशरूम हार्वेस्टिंग के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए। वर्मी कंपोस्ट मतलब जो अर्थवॉर्म्स यानी केचुए नहीं होते, उनकी सहायता से वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट है पेपर बैग्स और गत्ते बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इन क्रॉप रेजिड्यूज का। यहां पर कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे क्रिएट जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स, यानी जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स को क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है स्टबल का। राइस हस्क एस कैन एक्ट एज लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफायर। लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफायर के तौर पे राइस हस्क एस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक एंड पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए भी राइस ब्रान का इस्तेमाल हो सकता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में राइटर देखो ये कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशन काम नहीं करेगा, लोकल लेवल पे सॉल्यूशन फाइंड आउट हमें करने होंगे। देखो, ब्यूरोक्रेट्स का काम ये हो सकता है सॉल्यूशंस को इन्फोर्स करवाना, इंप्लीमेंट करना, लेकिन सॉल्यूशन रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए, लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जैसे ये बोला जाता है हाई वैल्यू फार्मर्स, यानी जो बड़े किसान हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज का काफ़ी फायदा उठाते हैं, जबकि मार्जिनल फार्मर्स के लिए वो सब्सिडी एक्चुअल में होती है। तो कुछ गांव में जो बड़े फार्मर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है स्पेसिफिक सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इवन देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सॉल्यूशन दिया था, वो भी अच्छा है। जहां जहां पर स्टबल हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, वहां पर ऑर्गेनिक स्प्रे करवाया जा सकता है ताकि स्टबल को खाद में कन्वर्ट किया जा सके। ये तो सोइल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये बताया जाता है, सरकार के पास तो देखो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, जैसे इंडियन एयरफोर्स की सहायता से आग बुझाना अगर कहीं पर स्टबल को जलाया गया है। इससे एक सिग्नल जरूर जाएगा किसानों को कि अब सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके प्रति। तो स्टबल बर्निंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर रोक लगेगी। जैसे देखो, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए, फॉरेस्ट में जो फायर लगी उसको बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। कुल मिला के देखो, बात यह है कि एक्ट करने की जो विंडो है अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बिल्कुल सर्दियां आने वाली हैं। अगर जल्दी से एक्ट नहीं किया गया तो पिछले सालों की तरह इस बार भी नॉर्थ इंडिया में, खास करके एनसीआर में पोल्यूशन की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रोटेस्ट करने के अधिकार से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें प्रोटेस्टर्स ने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया एक सड़क पर रास्ता रोक कर। मतलब शाहीन बाग से संबंधित प्रोटेस्ट देश के अलग अलग इलाकों में हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट। मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर ने यह कहा था कि इतने लंबे समय तक प्रोटेस्टर जो हैं वो सड़क को नहीं रोक सकते, क्योंकि आने जाने की जो मूवमेंट है वो प्रभावित हो रही है, लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर देते हुए बोला है कि देखो, हमारे संविधान में और डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार है किसी को भी किसी कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का।
बट इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करते हुए कहा कि आप किसी सड़क को नहीं रोक सकते लंबे समय तक। यहां पर देखो, इनडेफिनेट ब्लॉकेड ऑफ ए पब्लिक पाथवे इज अनएक्सेप्टेबल। आप किसी पब्लिक रोड को इनडेफिनेट ब्लॉक कर देते हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो दोनों राइट्स के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कई बार प्रोटेस्ट कैसे होता है, एकदम से स्ट्राइक की जाती है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, स्पॉन्टेनियस रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब एकदम से प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए और रोड को ब्लॉक कर दिया, या फिर कंप्लीट शटडाउन का आह्वान किया जाता है। जो सरकार के द्वारा प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास किए गए हैं उनके खिलाफ जेल भरने का आह्वान किया जाता है। ये देखो सब लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जब किया जाता है तो इन तरीकों को अपनाया जाता है। मतलब द हिंदू का ये मानना है, इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है, उसमें ये कहते हैं प्रोटेस्ट का जो नेचर है वो अपने आप में कोई जरूरी नहीं लीगल हो। प्रोटेस्ट अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव करता है दो चीज़ों से, एक तो पब्लिक सपोर्ट कैसी है, दूसरा जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। इसके जवाब में ये कहा जाता है, देखो ये कौन तय करेगा जिस रीज़न की वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो रीज़न सही है या फिर गलत है, और ये कौन तय करेगा पब्लिक सपोर्ट कितनी है, पब्लिक सपोर्ट का पैमाना कितना होता है। पब्लिक सपोर्ट तो देखो आसाराम, राम रहीम, इनके पक्ष में भी एक समय में बहुत ज़्यादा थी, उनके पक्ष में इतनी सारी जनता सड़कों पर आ गई थी। इसके बाद राइटर के द्वारा ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। क्यों? शाहीन बाग में इतने लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलता रहा, सरकार ने ना तो प्रोटेस्टर्स से बातचीत करने की कोशिश की और ना ही प्रोटेस्टर्स को हटाया गया, सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही सरकार। सरकार की यहाँ पर गलती है। लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों का बहाना बना के विभिन्न सरकार जो हैं वो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने में ना लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को कोई राज्य सरकार पहले से प्रोटेस्टर्स को हटा दे, ये कहते हुए कि देखो बाद में क्या पता ये लंबे समय तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रोटेस्ट होने ही ना दिया जाए। तो इस आर्ग्यूमेंट का सहारा लेकर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अब प्रोटेस्ट को सप्रेस कर सकती हैं प्रोटेस्ट होने से पहले ही। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि प्रोटेस्ट जो है वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही होना चाहिए, कहीं और पर नहीं होना चाहिए। तो राइटर इसके जवाब में ये बोलते हैं, देखो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर जब प्रोटेस्ट होता है, जैसे जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होता रहेगा, तो कई बार सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब एकदम से दूसरी जगहों पर लोग सड़कों पर आते हैं तब सरकार पे प्रेशर आता है कि ये तो दूसरे जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए सरकार एक्शन में आती है। बट आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, आपको उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करना है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है ना, कि प्रोटेस्ट हो, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर हो, और लोगों के पास अधिकार है किसी भी कानून का विरोध करने का। आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है जिसमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वही आपका स्टैंड है। अदरवाइज कहीं आप ऐसा लिख दो जो ये आर्टिकल में भाषा बोली जा रही है कि सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेस में प्रोटेस्ट होगा तो क्या कैसे होगा, कई बार कानून के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट होता है वो भी जायज़ है, नहीं ये सब मत लिखना। एग्जामिनर को कहीं ऐसा ना लगे कि ये जो पर्सन है ये तो सरकार के खिलाफ एक्ट कर सकता है, ये ब्यूरोक्रेसी में फिट नहीं बैठेगा, फिर मार्क्स के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।